Good morning, students. Welcome to Manu Law Classes Daily News Analysis. Today is 19th of December 2023, and you are with Naresh Sharma. So, students, we are going to discuss various important news for your examination. And the first one is that, that India hosted anti-terrorism meeting. अभी रिसेंटली इंडिया ने SCO की मीटिंग को होस्ट किया है और उसमें भी किसको it is anti-terrorism. The meeting was on anti-terrorism. Okay. Uh, Now let's understand something about SCO and its other things. India's National Security Council Secretariat. I mean, who was the leading organization from India? It was National Security Council. Its secretariat hosted this meeting, and this meeting held with regional anti-terrorist structure. Means the meeting was between National Security Council, and it is an organization from India, and it's actually a department under the government of India, and the on the other side it was regional anti-terrorist structure. Means एक साइड इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ऑन द अदर साइड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी मीटिंग के लिए. तो इंडिया इस बार क्या है, इस मीटिंग को लीड किया है इंडिया ने. मींस इंडिया इज द प्रेसिडेंट this time for this meeting. Now let us understand that what is regional anti-terrorist structure, that is RATS. Okay, sometimes it may ask that what is RATS. तो यहाँ RAT का मतलब चूहा नहीं है. Okay, so now let's understand about RATS. RATS, regional anti-terrorist structure, headquartered in Tashkent. Its headquarters is in Tashkent, and SU RATS is a permanent body. ये एक परमानेंट बॉडी है किसकी? SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एक परमानेंट बॉडी है और जिसका काम है टेररिज्म को लेकर के वर्क करना. कैसे? इट इज प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द SCO मेंबर्स. जो SCO के मेंबर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बिटवीन क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन पर काम करता है और उनके बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करता है एज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म. टेररिज्म आप सब जानते होंगे कि आतंक का ही एक इंग्लिश वर्जन ये वर्ड है. टेररिज्म का मतलब होता है लोगों में भय पैदा करना. टेरर का मीन्स होता है भय, थ्रेट. एक्सट्रीमिज्म मीन्स इट कैन बी एन आइडियोलॉजी, or it can be an idea, or it can be a thinking which is at extreme level. Means ये किसी moderate level पर नहीं होती, ये middle way नहीं ढूंढते. Means they always look for extreme step. Okay, suppose आपके किसी एक व्यक्ति के साथ में थोड़ी सी मीन्स हॉट टॉक हुई, तो एक तो ये होगा कि ठीक है आप उसको भूल जाए. मीन्स आप एक्सट्रीम ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि आप उसको लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में सू करें. लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पर होगा तो बोला इससे मेरी हॉट टॉक हुई और इसको क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए. तो ये एक्सट्रीम लेवल की आइडियोलॉजी. सेपरेटिज्म इज एन आइडिया व्हिच टॉक अबाउट सेपरेट नेशन. तो ये सेपरेट नेशन की बात करने वाली एक आइडियोलॉजी है. सो नाउ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म. तो SCO का जो परमानेंट बॉडी है दैट इज RATS, ये किसके खिलाफ काम करती है? टेररिज्म के अगेंस्ट में, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में और सेपरेटिज्म के अगेंस्ट में. मींस सेपरेटिज्म में मोस्टली होता है कि वो एक सेपरेट नेशन की डिमांड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में. द मेन फंक्शन ऑफ SCO RATS आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. इसका मेन फंक्शन जिस पे ये काम करता है वो है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. मींस इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे कंट्री के साथ में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कि आपके मींस जैसे फॉर एग्जांपल रशिया इसका मेंबर है. रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर पता चलता है कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई टेररिज्म एक्टिविटी का प्लान हो रहा है, तो रशिया जो है इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है. तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो टेररिज्म की
या एक्सट्रीमिज्म की, सेपरेटिज्म की जो इवेंट्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप, जब से हमारे पास हमको इंडिया की मेंबरशिप मिली है एससीओ की, तो इंडिया इनेबल हुआ है किसके लिए? टू जनरेट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग मेंबर्स फॉर इट्स पर्सपेक्टिव। मींस अब तक इंडिया जब अपनी वॉइस को रेज करता था कि भाई हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा है, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, but the other countries were not able to, and they were not even going to recognize that it is a kind of problem which is uh, a problem not only for a country but the whole humanity. Now, after becoming the permanent member of this organization, that is ASU, now India has been enabled that we can raise our issues and we can convey our perspective, that how we think about terrorism and separatism and extremism. So it has become now quite easy for India that we can deal with such kind of problems with the help of other member states of the SU. Now let's have some information or basic concept about SU, Shanghai Cooperation Organization. If we talk about its establishment, then it was established in 2001. Okay, so sometimes these years are also asked in the examination. Shanghai Cooperation Organization was established as a multilateral association. Multilateral means more than one side, more than two. Okay, because meetings can be bilateral and trilateral or multilateral. Okay, bilateral means two parties, trilateral means three parties, and multilateral means more than two or three parties. We can call them multilateral. तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स जो है इसके पार्टिसिपेंट हुए जब ये स्टार्ट हुआ, और इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है कि एंश्योर सिक्योरिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस यूरेशियन रीजन। मींस यूरोप और एशिया के बीच का जो रीजन है, जो हम सेंट्रल एशिया और उसके आसपास के रीजन को जो हम देखते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी जो है मेंटेन करना, उसके अंदर सिक्योरिटी को स्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, एंश्योर करना, दैट इज द मेन पर्पस, मेन फोकस ऑफ Shanghai Cooperation Organization. Okay, so they want to counteract the challenges, threats, and means जो हमारे इस रीजन को challenges हैं, जो threats हैं, उनको हमें न्यूट्रलाइज करना है और ट्रेड को एनहांस करना है, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन है, वी आल्सो वांट टू प्रमोट दैम। ओके, अब अगर हम बात करें कि एससीओ से पहले की अगर हम बात करें तो बिफोर this became formally the SCO, Shanghai Cooperation Organization, there were 5 members of this organization, that is Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan. That time it was known as Shanghai 5 because these were the 5 members of this organization. So that time it was known as Shanghai 5. But after succession of Uzbekistan means Uzbekistan became the full member of the Shanghai 5. Then this organization became Shanghai Cooperation Organization in 2001. So Shanghai 5 became SCO. So its name was renamed to SCO. And in 2002, its charter was signed, and 2003, its charter was came into force. This is not much important to learn to remember these years or dates, but you should know that when it was created, so it was 2001, and before this SCO, the formal name, what we know at this time. Uh, Before this formal name of SCO, it was known as Shanghai Corporation, Shanghai 5. Okay, so this is important to keep in mind. Next one is the SCO's official language can be asked in your examination. That one is Russian and the Chinese. These are two official language of SCO. Okay, SCO has two permanent bodies. Number one, SCO Secretariat means that is Secretariat of the SCO. SCO का Secretariat की यहाँ पे बात हो रही है, और जो second इसकी permanent body है, that is RATS. We have discussed this just now. तो ये दो इसकी परमानेंट बॉडी है। अगर हम इंडिया की मेंबरशिप की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत ज्यादा हमको टाइम नहीं हुआ है सीयू का मेंबर बने। तो इंडिया जो है इसका फुल मेंबर बना जब अस्ताना समिट हुई थी 2017 में, तो इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर। सो दे में आस्क यू क्वेश्चन दैट इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एसयू। नो,
India is not a founding member. Okay, because India joined this group after many years. India holds the rotating, so this time it become very important because in first time after India became its full-time member, then in 2023 India got its presidency. तो 2023 में इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहा, तो एससीओ क्या हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाउ अगर हम बात करें कि मींस विच कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स, सो देन चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan are its full-time members. The latest member has been it is Iran. So latest Iran has joined SU as a full member state. Now we have another news. That one is US approved first CRISPR based gene therapies. इस टेक्नोलॉजी के बेस पर जीन थेरेपी को अप्रूव किया है किसने? यूएसए ने। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसके लिए? टू ट्रीट पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीज। मींस इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इस सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने की परमिशन दी है किसने? यूएस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे। तो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार यूएसए ने वहां पे ये दिया मींस तो हमारे यहाँ से क्या लेना देना? नहीं, हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्रिस्प-आर जो जीन थेरेपी की ये जो एक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टेक्नोलॉजी के लिए 2020 में 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़े लेवल पर क्रांति ला सकती है मेडिकल इंडस्ट्री में। ओके, कैंसर वाले ट्रीटमेंट में। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी 2 जो थेरेपीज हैं उनके नाम क्या क्या हैं? लेट्स सी। नंबर 1 इज कैसगेवी एंड नंबर 2 इज लाइफजीनिया। ओके, लाइफजीनिया, ये 2 अभी थेरेपीज हैं, इनकी परमिशन मिली है कि आप इनको यूज कर सकते हैं। ये जो 2 थेरेपी हैं ये बेस्ड किस पर हैं? ये बेस्ड हैं इस पर क्रिस्प आर कैस 9, इस पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखो, इसमें परमिशन जो मिली है इन थेरेपीज को पहली बार कि फर्स्ट सेल बेस्ड जीन थेरेपीज है। मींस अभी तक जितनी भी थेरेपीज होती हैं वो किसी टिश्यू को आप वहां से अलग कर सकते हो, है ना, कि किसी टिश्यू में प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको कट किया, बाईपास सर्जरी वगैरह कुछ की, उसको हटा दिया हमने, या बॉडी में से किसी ऑर्गन को हमने ट्रांसप्लांट करवा लिया, उसका रिपेयर करवाया। बट यू नो दैट सेल is the smallest unit in human body. Cell is the smallest unit. तो अगर हम सेल के लेवल पर पहुंच गए हैं then we can easily identify a problem and we can solve, we can treat that problem even at a cell level. Okay, so it's a revolutionary technology for humanity. अब हम बात करते हैं कि इसको किस में दिया है। तो सिकल सेल डिजीज जो है इसके ट्रीटमेंट की परमिशन अभी मिली है 12 इयर्स और उससे ज्यादा एज के जो है ह्यूमंस के लिए। अब आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये व्हाट इज सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है दैट कैन बी डेबिलिटेटिंग एंड लीड टू प्रीमैच्योर डेथ। और एससीडी की वजह से एक ब्लड का ही एक डिसऑर्डर होता है जो कि हम हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो चीजें जेनेटिक होती हैं जनरली वी कैन नॉट ट्रीट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इवन ब्लड रिलेटेड और इवन द ब्लड इज इनहेरिटेड इशू देन इट कैन बी सॉल्व विद दिस टेक्नोलॉजी। ओके, सो एससीडी क्या है? एक ब्लड का डिसऑर्डर है और इसमें प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है जो कि एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम होती है। नाउ कम टू अनदर थिंग, कैसगेवी इनको जो है यूके में जो है परमिशन, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में भी इसको परमिशन मिल गई है। वहां पर 2 चीज के लिए परमिशन ली है कि आप एससीडी को से ट्रीट कर सकते हो और बीटा थैलेसीमिया से थैलेसीमिया को भी आप इससे क्या कर सकते हो? ट्रीट कर सकते हो। एससीडी अभी आपको बताया ब्लड का डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया है ये भी इनहेरिटेड ब्लड का डिसऑर्डर है और इसकी अगर मेन बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में नहीं है तो इट मींस हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी में, है ना। तो ब्लड की एक ऐसी प्रॉब्लम
जो इजीली सॉल्व नहीं होती, तो एवरी मंथ, एवरी वाई वीक, 2 वीक में व्यक्ति को अपना ब्लड चेंज करवाना पड़ता है और ये काफी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व अगर कर दिया गया, थैलासीमिया को भी और एससीडी को, तो इट्स रियली अ रिवॉल्यूशन इन जो है मेडिकल साइंस। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्या काम करती है क्रिस्प Cas9। देखो, इट इज यूज टू मॉडिफाई जीन का फंक्शन। जीन का फंक्शन है टू चेंज जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक कोड और टू एडिट डीएनए एट पर्टिकुलर लोकेशंस। मींस ये इतनी मींस जो है प्रिसाइज है कि जो कोई जीन है ना, उस जीन के फंक्शन को भी क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। हमारा जो जेनेटिक कोड होता है, डीएनए होता है, उसमें भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, अभी इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें CRISPR-9 जो है, ये जो CRISPR-Cas9 जो है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 2020 में। कौन व्यक्ति थे? एमेनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डोडना। इन दो को जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज बहुत बड़े लेवल पर जाकर के मिलता है। ठीक है, कैसगेबी जो थेरेपी की अगर हम बात करें, इट इज यूटिलाइजिंग क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिनेडेड जो है रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन, ये इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड मींस आई, शॉर्ट मींस एस, और पी फॉर पैलिंड्रोमिक और आर फॉर रिपीट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार ये पूछ ली गई है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये काम कैसे करती है, हाउ क्रिस्प आर Cas9 वर्क्स। देखो, आपको पता है कि जो डीएनए का हमारे यहाँ जो सेटअप होता है ह्यूमन बॉडी में, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, उसमें तो ये जो CRISPR-9 जो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है कि उस डीएनए में भी के अंदर जाकर के किसी एक जगह को उसको कट कर लेगी। ठीक है, मीन्स मान लो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है हमारे डीएनए में, कितनी बड़ी स्ट्रैंड है, बहुत कुछ उसमें, इस जगह पर प्रॉब्लम है, तो ये क्या कर लेगी, उसको कट कर देगी और कट करके कहीं दूसरी जगह इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है क्या है, जेनेटिक कोड्स दैट नीड टू बी चेंज्ड आर आइडेंटिफाइड को किया जाता है। और Cas9 प्रोटीन क्या है, ये इसमें एक कैंची की तरह काम करती है, जिसको हम सीजर्स बोलते हैं। तो इसको यहाँ से क्या कर देगी, वो कट कर देगी उस पार्ट को। और ये जो जब यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो हमारा डीएनए का पूरा सेटअप होता है, जो स्ट्रैंड होता है, इसमें ये इनहेरेंट क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है कि अपने आप को फिर से रिपेयर कर सके। तो जो माल फंक्शनिंग पार्ट था, जो डिजीज वाला पार्ट था, प्रॉब्लम वाला, उसको हमने यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रैंड व्हेन ब्रोकन हैज सेल्फ रिपेयरिंग टेंडेंसी, दिस वे अ डैमेज डीएनए स्ट्रैंड्स कैन बी रिमूव्ड। तो वो डीएनए में कहीं डैमेज है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं और हेल्प ह्यूमन बॉडी टू रिस्टोर हेल्दी स्टेट। तो जो प्रॉब्लम वाला इशू था, हमने उसको सॉल्व कर दिया, तो ह्यूमन बॉडी उसको क्या कर सकती है कि हेल्दी स्टेट में रह सकती है। ठीक है, बाकी इसको हम डिटेल में तो फिर क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज में है काकड़ा पार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर। इसने अभी क्रिटिकलिटी की स्टेज जो है अचीव कर ली है। तो ये क्या है क्रिटिकलिटी की स्टेज? देखो, क्रिटिकलिटी की स्टेज वो होती है जब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जिनको अगर हम ऑपरेशन में लाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये उतने बनाने लग जाते हैं कि फिर वो एक इनकी खुद की सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, और वो चेन रिएक्शन चल जाता है और उसकी वजह से फिर क्या होता रहता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसको डिटेल में देखेंगे। बस आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि काकड़ा पार जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसको किसने बनाया है? तो नेशनल ये है आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी और द डेवलपिंग एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। एनपीसीआई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर से रिलेटेड जितना कुछ भी है, वो सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। और अभी इस फील्ड में प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट कंपनीज को एंट्री नहीं मिली है। ये टोटली गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसमें चेक किया है किसको, आकाश वेपन सिस्टम। आकाश आपको पता चला होगा, यहाँ पर बादल की बात करें, स्काई की बात करें, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ मिसाइल वगैरह का एक सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी क्यों न्यूज बना?
कि एयरफोर्स ने अभी कुछ अपनी एक एक्सरसाइज की जिसका नाम था अस्त्र शक्ति 2023। सो दे कैन आस्क यू इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज अस्त्र शक्ति। तो अस्त्र शक्ति क्या है? एयरफोर्स की एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें इन्होंने कुछ अपने वेपन्स की टेस्टिंग की। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री बन गया इंडिया इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कि हम 4 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एट 25 किलोमीटर रेंज यूजिंग सिंगल फायरिंग यूनिट। मींस एक सिंगल फायरिंग यूनिट से हमने 4 टारगेट्स को क्या किया? हिट किया एक ही बार में। तो इंडिया इंडिजिनियसली डिजाइन करने वाले में ये ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया है कि उन्होंने खुद से अपने आप का ये सिस्टम बनाया और एक ही सिंगल फायरिंग यूनिट से हमने क्या किया? 4 टारगेट्स को हिट कर दिया। एक्चुअली में ये जो आकाश वेपन सिस्टम है ये एक डिफेंसिव सिस्टम है। अभी हम देखते हैं इसको कि ये क्या है। देखो, व्हाट इज आकाश वेपन सिस्टम? आकाश वेपन सिस्टम इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, मींस सरफेस से एयर की तरफ ये क्या करता है? अटैक करता है टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज एंड पॉइंट्स फ्रॉम एयर अटैक्स। मींस यदि किसी एनिमी की तरफ से हमारे किसी एरिया की तरफ, किसी पॉइंट की तरफ, किसी लोकेशन की तरफ, सपोज करो हमारे पार्लियामेंट पर किसी ने अटैक किया और उसने मिसाइल जो है इंडियन पार्लियामेंट में वहां से लॉन्च कर दी, तो हम कैसे उस मिसाइल को काउंटर अटैक करेंगे या उसको हम स्टॉप करेंगे? तो आकाश वेपन सिस्टम में ये क्वालिटी है कि ये जो मिसाइल वहां से आएगी उसको आकाश में ही यहाँ से ये फायर किए जाएंगे। अब वो एक साथ एक आए या 4 तक आए तो उनको हम क्या कर सकते हैं? वहीं पर एयर में ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो नीचे तक जमीन पर नहीं आ पाएगी। तो ये हमारा एक डिफेंसिव सिस्टम है और इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है। और स्पेशली ये डिजाइन किसने किया? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजाइन किया है। ये क्या है कि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ में हिट कर सकता है, इतना पावरफुल सिस्टम है। और ये अपने आप में ऑटोमेटिक मोड में ये लगा रहेगा। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को ये मिल चुका है, उन दोनों में इंडक्शन जो है इंडक्टर ये किया जा चुका है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये ऑटोमेटिक मोड में रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में रहेगा कि जब भी कोई मिसाइल वगैरह ऐसा कुछ अटैक होगा तो मींस इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक आदमी मींस ड्यूटी करने के लिए बैठे कि कब मिसाइल आएगी और कब हम जो है उसका काउंटर अटैक करेंगे। नो, इट्स ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कि इस पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ये फायर करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमने अभी सेलिब्रेट किया है विजय दिवस। बड़ी खुशी की बात है, इंडियन आर्मी को सैल्यूट। और हमारे जो फील्ड मार्शल मानेक शाह थे उनकी लीडरशिप में इस वॉर को लड़ा गया। क्या है ये? विजय दिवस की अगर हम बात करें, इसको हम विक्ट्री डे भी कहते हैं। इसको कॉमेमोरेट किया जाता है 16 ऑफ दिसंबर को। और एंड ऑफ द ये हुआ क्या था? ये 16 ऑफ दिसंबर को हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था 1971 का, वो एंड हो गया था उस दिन। और बांग्लादेश क्या हो गया? लिबरेट हो गया, एक नया कंट्री बन गया। ऑन 16 ऑफ दिसंबर को जब पाकिस्तानियों को धूल चटाई इंडियन आर्मी ने, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मारा और उसमें हमने 93,000 जो करीब जो उनके सोल्जर्स थे उनको घुटनों पे ला दिया और उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन्होंने ढाका में क्या किया? फिर सरेंडर किया कि हम सरेंडर करते हैं, हथियार डालते हैं, आप हमको जिंदा छोड़ दीजिए। और इंडियन आर्मी ने इनको सरेंडर करवा दिया था। और जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो क्या बन गया? बाद में वो बन गया फिर बांग्लादेश 1971 में। दिस बैटल वाज फॉट। इसके लीडर कौन थे? तो ये थे फील्ड मार्शल मार्शल जिनका क्या नाम है? मानेक शॉ। अभी इन्हीं के जो है लाइफ हिस्ट्री पर एक क्या आई है, इनकी लाइफ पर एक मूवी भी आई है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि विजय दिवस डिफरेंट है कारगिल विजय दिवस से। ठीक है, कारगिल विजय दिवस से ये डिफरेंट है। कारगिल विजय दिवस जुलाई 26 को मनाया जाता है जब हमने कारगिल में जो है पाकिस्तान को फिर से धूल चटाई थी। ठीक है, 1999 में तो बहुत बुरी तरह से मारा था पाकिस्तानी आर्मी को, उन्होंने धोखा किया था ना। तो ये उसके रिगार्डिंग में है। कारगिल विजय दिवस इज अ डिफरेंट और विजय दिवस इज डिफरेंट। विजय दिवस भी पाकिस्तान और इंडिया के वॉर का है लेकिन ये 1971 वाला है। और कारगिल विजय दिवस ये स्पेशली कारगिल में जो युद्ध हुआ था कुछ दिन का, ये उसके रिगार्डिंग में है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल न्यूज इन टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन and today is sufficient. We will get back to you again in another session. तब तक के लिए bye bye. Thank you very much.